हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद इमरान सर में। विद्यार्थियों, हमने 20 क्वेश्चन इससे पहले की वीडियो में सीख लिए थे। आज हम 20 से आगे के प्रश्न खंड बा का प्रश्न संख्या 1 के 6 खंडों को हल करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर का में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 6 - √2 अपरिमेय है। सिद्ध कीजिए कि 6 - √2 अपरिमेय है। तो आइए लिख लेते हैं इसके लिए कि 6 - √2 इजुकल टू हमें क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय। अपरिमेय तो हम जानते हैं कि वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वे अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। आइए यहाँ पर जब हम इसे अपरिमेय सिद्ध करेंगे तो हम इसका उल्टा विपरीत मान लेते हैं कि माना 6 - √2 इजुकल टू हमने मान लिया यहाँ पर क्या बेटा, परिमेय। परिमेय मान लिया। अब देखिए परिमेय संख्या तो इस प्रकार की होती है, इसे अगर लिखें यहाँ पर 6 - √2 इजुकल टू p/q। जो संख्याएं p/q के रूप की होती हैं वे परिमेय कहलाती हैं, और जो इस रूप की नहीं होती हैं वे अपरिमेय कहलाती हैं। आइए √2 को उस तरफ ले जाते हैं और p/q को लेफ़्ट साइड में ले आते हैं। इसे लिखते हैं 6 - p/q इजुकल टू, इस √2 को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का √2 हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लेते हैं अपॉन बन करके, q बन जा q, q 6 जा 6q और माइनस 1 p जा p इजुकल टू √2। आइए अब यहाँ पर p और q जो हैं वो क्या हैं, पूर्णांक हैं। यहाँ लिखेंगे कि जहाँ p व q बराबर क्या है, कोई भी पूर्णांक आ सकता है, लेकिन इसकी एक शर्त है कि कभी भी q 0 नहीं हो सकता। तो इसे भी यहाँ लिख देते हैं कि q इजुकल टू नॉट 0, यानी q 0 नहीं हो सकता। तो अगर यहाँ पर कोई भी हम पूर्णांक ले लें 1 2 3 4 5 में से, तो ये p/q के फॉर्मेट का बन सकता है। लेकिन क्या √2 p/q के फॉर्मेट का बन सकता है? ये तो नहीं बन सकता। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि √2 इजुकल टू p/ जो ये q है ये नहीं हो सकता, क्योंकि हम जानते हैं √2 कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है। और ये यहाँ पे क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है, क्योंकि यहाँ से तो ये कह रहा है ये परिमेय है और यहाँ से ये क्या कह रहा है, अपरिमेय है। जब विरोधाभास हो गया तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि विरोधाभास हो रहा है, इसलिए √2 बराबर क्या हम लिख देंगे कि ये एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है, अपरिमेय संख्या है। आइए प्रश्न संख्या ख की ओर चलते हैं। कहा है x अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2,9 से समदूरस्थ हैं। तो आइए x अक्ष पे कोई हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। मान लिया x अक्ष ये है, इस पर एक बिंदु ये दिया है, एक बिंदु ये दिया है। एक बिंदु इसकी वैल्यू गिवन है हमारे लिए -2,2 और दूसरे बिंदु के जो निर्देशांक गिवन है वो -2,9। अब इस x अक्ष पर ही कहीं पे कोई बिंदु गिवन है जो दोनों जगह से समदूरस्थ है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। ये क्या है, समदूरस्थ है। ये लाइन बेटा ऐसे ही भी हो सकती है या लाइन ऐसी भी हो सकती है, जिस भी चतुर्थांश के ये बिंदु हों। तो अब ये जो बिंदु बीच में है, हमने इसे कोई बिंदु मान लिया कि D है। इस बिंदु को हम A मान लेते हैं और इसे B। AB के बीचों बीच में क्या है, बिंदु D, और D में कह रहा है ये बिंदु x अक्ष पे स्थित है। अगर ये बेटा x अक्ष पे स्थित है तो x का तो मान निकल के आएगा, लेकिन y का मान क्या होगा, 0 होगा। तो y का तो मान ऑलरेडी हमें यहाँ से पता है। आइए देखते हैं, अगर x के निर्देशांक ज्ञात करने, मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है। यहाँ लिखेंगे कि x1 क्या लिखेंगे, x1 इजुकल टू -2,
x2 इजुकल टू -2 यहाँ से, और y1 इजुकल टू कितना है यहाँ पर, y1 इजुकल टू 2 कॉमा y2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, y2 इजुकल टू 9। अब हमें अगर मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने और x ज्ञात करना, तो फार्मूला होगा मध्य बिंदु के निर्देशांक का x इजुकल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2, x1 प्लस x2 अपॉन में 2। तो x इजुकल टू ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, x1 की वैल्यू कितनी है -2, और प्लस x2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, इसकी वैल्यू कितनी है -2, और बटे में क्या हो जाएगा 2। तो इसे लिखेंगे x इजुकल टू -2 और -2 बटे में 2। तो ये हो गया x इजुकल टू -2 कितना हो गया -4 बटे में 2, यानी कि x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई -2। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होगा यहाँ पर, जो ये मध्य बिंदु है इससे समदूरस्थ है, तो इसे लिखेंगे यहाँ पर कि -2,0, ये इस बिंदु के क्या होगा निर्देशांक। आइए विद्यार्थियों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ग कह रहा है कि बिंदुओं A -2,2 और B 2,8, कोई दो बिंदु हैं। क्वेश्चन नंबर ग को देखते हैं। इसमें दो बिंदु हैं, एक बिंदु बेटा ये है और दूसरा बिंदु ये है। इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक हमें दिए हैं, कितना कितना दिया है -2,2 और 2,8। तो इसे लिखेंगे यहाँ पर -2,2 और इस वाले को लिखेंगे -2,8। को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि इन दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड AB, ये कोई बिंदु A है और ये बिंदु B है। इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने। तो 4 बराबर बराबर बेटा भाग कर दो, तो 1 और ये 2 और ये 3 बिंदु होंगे, तो बेटा बराबर बराबर 4 भाग बढ़ जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4 खंडों में बराबर बराबर बांट रहा है। और ये सभी दूरियां क्या होंगी, यानी कि अगर ये AB है तो इसे C ले लीजिए, इसे D ले लीजिए और इसे E। तो इन सभी बिंदुओं की दूरी बराबर होगी A से C तक की, और C से D, D से E और E से B तक की। तो हमें क्या करना है, इन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने, यानी इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे और इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे और इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, जबकि हमें A और B बिंदु के निर्देशांक दिए हैं। आइए इसे समझते हैं। अगर हमें यहाँ पर मध्य बिंदु के निर्देशांक D के निकालने यहाँ पर, तो बेटा यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी समान होगी, क्योंकि देखो दो दूरियाँ यहाँ तक हो गई और दो दूरी ही यहाँ तक हो गई। तो हम इसे लिखेंगे यहाँ पर बिंदु D के निर्देशांक, बिंदु D के निर्देशांक। देखो बिंदु D के निर्देशांक क्या होंगे, अगर हम मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला लगाएं, x इजुकल टू होगा यहाँ पर x1 प्लस x2 अपॉन में 2। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। x1 की वैल्यू कितनी है बेटा -2 और प्लस x2 की वैल्यू कितनी है -2। तो इसे भी लिख लेंगे -2 और बटे में 2। तो ये तो हो जाएगा -4/2, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई -2 x बराबर। अब यहाँ पर y की भी वैल्यू निकाल लेते हैं यहीं पर, कॉमा y इजुकल टू क्या होगा, y इजुकल टू होगा यहाँ पर कि y1 प्लस y2 अपॉन में 2, यानी कि हम इसे लिखेंगे y इजुकल टू y1 की वैल्यू 2 है और y2 की वैल्यू 8 है। तो इसे लिखेंगे 2 और प्लस का 8 बटे में 2। तो यानी कि y बराबर ये हो जाएगा बेटा 10/2। हम लिख सकते हैं y बराबर 5। अब हमें इस बिंदु के निर्देशांक निकला है किसके, D के। तो D के निर्देशांक कितने होंगे -2,5। तो हम यहाँ लिख लेते हैं -2,5, सॉरी बेटा -2,5 इस बिंदु के निर्देशांक हो गए। अब अगर हम बेटा
इन दोनों बिंदुओं से इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें तो ज्ञात कर सकते हैं, और इन दोनों बिंदुओं से इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें तब भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ये दूरी और ये दूरी क्या है, आपस में समान है। तो आइए यहाँ पर ए और डी के बीच का मध्य बिंदु क्या है, सी है, तो बिंदु सी के निर्देशांक ज्ञात कर ले रहे हैं। बिंदु सी के निर्देशांक, देखो बिंदु सी के निर्देशांक बराबर क्या होंगे, हम पहले x लिख लेते हैं। यहाँ पर x बराबर क्या होगा, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, इसे लिखेंगे x इजुकल टू x1 की वैल्यू -2 और प्लस x2 की वैल्यू ये भी बटा -2 और बटे में 2, यानी कि x बराबर ये भी हो जाएगा -4/2, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, -2। इसी प्रकार से यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y इजुकल टू क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो y इजुकल टू यहाँ पे क्या हो गया 2 और प्लस y2 की वैल्यू 5 और बटे में 2, तो y इजुकल टू कितना हो गया ये बेटा 7/, तो या तो 3.5 लिख लो या 7/2 ही लिखा रहने दो। तो इस बिंदु के निर्देशांक ये आ गए कितने, -2, 7/2। तो आइए लिख लेते हैं इसे, -2, 7/2। अब ये बिंदु रह गया, तो इसके भी बेटा इसी प्रकार से निकालेंगे x और y। तो d और b से बिंदु e के निर्देशांक निकाल ले रहे हैं। यहाँ लिखेंगे कि बिंदु e के निर्देशांक, आओ बेटा देखो इन्हें भी देखते हैं कि इसके निर्देशांक कैसे निकालेंगे। फार्मूला वही रहेगा, x इजुकल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2 लगा लीजिए। x1 की अब यहाँ से वैल्यू x1 की कितनी है, -2 और इसकी -2, तो ये मिल करके बेटा -4/2 हो जाएगा, यानी कि हम इसे क्या लिख सकते हैं, -2। x की वैल्यू बेटा यहाँ से भी माइनस की आएगी और y की यहाँ से निकाल लेते हैं। y इजुकल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर, y1 प्लस y2 अपॉन में 2, तो y इजुकल टू क्या हो जाएगा, y1 की वैल्यू बेटा यहाँ 5 है और प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 8 है और बटे में 2, तो y इजुकल टू कितना हो जाएगा 13/2, या तो इसे हम 6.5 लिख लें या फिर 13/2 लिखा रहने दें। तो इस बिंदु के निर्देशांक कितने आ गए, -2, 13/2, इसे लिख लेंगे -2, 13/2। तो इस प्रकार देखो हमने बिंदु सी, डी और ई के निर्देशांक ज्ञात कर लिए कि सी के निर्देशांक कितने आए बेटा, सी के निर्देशांक आ गए हमारे पास -2, 7/2 और बिंदु डी के निर्देशांक कितने आ गए, बिंदु डी के निर्देशांक आए -2, 5 और बिंदु ई के निर्देशांक बेटा कितने हो गए, ई के, तो ई के निर्देशांक हो गए अभी हमने निकाले -2, 13/2, -2, 13/2। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने ये भी सवाल सीख लिया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या घ कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस साइन थीटा बटे में 1 माइनस साइन थीटा अंडर रूट के अंदर है ये बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो आइए देखते हैं, इसे लिख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर घ के लिए बड़ा सा अंडर रूट है, ये लिखा है 1 प्लस साइन थीटा और बटे में 1 माइनस साइन थीटा इजुकल टू हमें सिद्ध करना है बेटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। आइए जब कभी भी ऐसा प्रश्न विद्यार्थियों आता है तो हम LHS ले लेते हैं और LHS को हूबहू वैसा का वैसा ही लिख देते हैं। ये लिखा है 1 प्लस साइन थीटा और बटे में 1 माइनस साइन थीटा, इसकी संयुग्मी से गुणा करा देते हैं अंडर रूट में ही कि 1 माइनस साइन थीटा और बटे में 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ पर माइनस साइन है तो बेटा यहाँ पर हम लोग प्लस ले लेंगे, क्या ले लेंगे, प्लस। यहाँ पर जो साइन हो उसका हम विपरीत साइन ले लेते हैं, इसे संयुग्मी बोलते हैं। आइए अब इसे सॉल्व करते हैं, एक बड़ा सा अंडर रूट लगाते हैं। ये वाला 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा मिलकर के क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे में
ये 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा क्या होता है, ये तो a माइनस बी और a प्लस बी का सूत्र बन रहा है, तो हम इसे लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आइए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, इसे लिखेंगे यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और बटे में चल रहा है 1 का स्क्वायर बटा 1 होता है, माइनस ये क्या रहेगा साइन स्क्वायर थीटा। चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, चूँकि a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या होता है बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही हमने यहाँ सूत्र लगाया है। इसे यहाँ पर लिखते हैं कि अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा का क्या है होल स्क्वायर, और बटे में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉज स्क्वायर थीटा। देखो इस पर भी स्क्वायर इस पर भी स्क्वायर है, तो इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा, इन दोनों का होल स्क्वायर। बेटा इस पर भी पावर 2 और यहाँ भी पावर 2, तो पावर से ये वर्गमूल कट जाता है 2 से। इसे लिखेंगे यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में दे रखा है बेटा कॉस थीटा। इसे अलग अलग तोड़ देते हैं, इसे लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा, प्लस है साइन तो प्लस लगा देंगे, इसे लिखेंगे यहाँ पर साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा हम सभी जानते हैं होता है सेक थीटा, और प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा। यही हमें प्रूव करना था, हमने यहाँ पर RHS ला दिया, यानी कि ये प्रूव हो गया। यही तो हमें लाना था कि अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा बटे में 1 माइनस साइन थीटा बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और हमारा सेक थीटा प्लस टेन थीटा आ चुका है। आइए विद्यार्थियों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या ड़ा कह रहा है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त की एक जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। आइए सीखते हैं इसके लिए। क्वेश्चन नंबर ड़ा में ये कह दिया है कि आर हमें गिवन है कितना 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त की एक जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। थीटा भी हमें दिया है, कितना दिया है 60 अंश। आगे कह रहा है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अच्छा वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हमें क्या है बताना है। तो देखो विद्यार्थियों अगर वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसका फार्मूला होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे यहाँ पर कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अच्छा अभी तुम्हें ये नहीं पता लग पा रहा होगा बेटा कि ये त्रिभुज कहाँ बन रहा है, वृत्तखंड कहाँ बन रहा है। आइए समझते हैं इसके लिए। देखो मान लो ये कोई वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है, और इसकी जो त्रिज्या है ये त्रिज्या ये हमें गिवन है, कितनी कितनी गिवन है 21 और 21, ये भी 21 और ये भी 21 सेंटीमीटर। ये O है, ये A है और ये B बिंदु हमने मान लिया ये और ये। अब यहाँ से अगर हम देखें बेटा 21 सेंटीमीटर ये है, 21 सेंटीमीटर ये है, और थीटा हमें दे रखा है 60। तो बेटा जब दोनों भुजाएं बराबर हों तो और एक कोण बराबर हो तो ये जो त्रिभुज बनेगा बेटा ये समबाहु त्रिभुज बनेगा। कैसा बनेगा समबाहु। तो ये भी क्या होगा देख लेते हैं, आइए इससे समझते हैं। क्योंकि अब ये भी एंगल 60 का होगा और ये भी एंगल 60 का होगा। देखिए अब यहाँ पर हमें ये जो वृत्तखंड बना इसका क्षेत्रफल बताना है, सिर्फ हमें ना कि पूरे त्रिज्या खंड का, सिर्फ ये जो हमने दर्शाया है यहाँ पर इसका क्षेत्रफल हमें बताना है। तो देखो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल सब जानते हैं क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, माइनस कर देंगे इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर।
अब ये भुजा आ गई, तो देखो समबाहु त्रिभुज की ये भुजा ही तो है, ओ ए, ओ बी और बी ए, ये सब कितनी दे रखी है 21। तो यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं कि गिवन है कॉमा करके ए बराबर भी कितना दिया है 21। आइए इसे सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो हम चाहें तो इसे भी आर लिख सकते हैं जब ये 21 दे रखा है। इसे लिखेंगे यहाँ पर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 और माइनस इसे लिखेंगे अंडर रूट 3/4 और यहाँ लिखेंगे बेटा आर स्क्वायर। ध्यान देना बेटा, ये ए स्क्वायर जो है वो हमने क्या लिख लिया आर स्क्वायर, क्योंकि ए जो है वो क्या है त्रिज्या के ही बराबर है। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं, इसमें से जो कॉमन है उसे कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन हमारे पास में क्या है आर ही बेटा कॉमन है, और बाकी वैल्यू पहले रख दीजिए, चाहे तो आर कॉमन ले लीजिए। आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, हमारे पास बचा पाई थीटा बटे में 360 माइनस अंडर रूट 3/4। इसे सॉल्व करते हैं। आर की वैल्यू दे रखी बेटा 21, तो ये 21 का स्क्वायर ब्रैकेट में पाई की वैल्यू लगाएंगे यहाँ, या ऐसा करते हैं पाई में ही उत्तर दे देते हैं, तो पाई को ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। इसे लिखेंगे थीटा, थीटा की वैल्यू बेटा 60 है और बटे में 360 माइनस ये कितना रहेगा अंडर रूट 3/4। इसे सॉल्व करते हैं 21 का स्क्वायर 441 ब्रैकेट में, ये तो कट जाएगा 0 से 0, 6 छंग 36, तो ये कितना बचेगा पाई अपॉन 6 और माइनस ये कितना रहा अंडर रूट 3/4। इसे सॉल्व करेंगे, ये रहा 441, 6 चौक 24, इसकी गुणा इधर तो ये हो जाएगा 4 पाई और माइनस ये हो जाएगा 6√3। ठीक है 6√3। आइए आगे समझते हैं इसके लिए। इसे लिखेंगे यहाँ पर 441 और ये कितना रहा, इसमें से ऊपर वाले में से कुछ कॉमन है तो कॉमन निकाल लीजिए, 2 कॉमन है तो बचेगा क्या यहाँ से, इसे मंझला ब्रैकेट कर लीजिए, यहाँ बचा 2 पाई और माइनस ये कितना बचा 3√3 और अपॉन में 24। आइए और सॉल्व करते हैं इसे। 441 मंझला ब्रैकेट 2 से इसे काट दिया कितनी बार में 12 बार में, चाहे तो पाई की भी वैल्यू रख लीजिए, अंडर रूट 3 की भी वैल्यू रख लीजिए। तो इसे लिखेंगे 2 गुणा पाई की वैल्यू लगा देते हैं 3.14 माइनस इसे लिखेंगे 3 और गुणा इस अंडर रूट 3 की भी वैल्यू लगा देते हैं 1.732 और बटे में क्या, बटे में कुछ बचा है 2, 12 में बचा है बेटा ये 12, तो ये 12 क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए ये तो रहा 441 गुणा ब्रैकेट में इसकी गुणा कराएंगे 2 चौके 8, 2 एकम 2 और 2 तियाँ 6 और माइनस इसकी गुणा इधर कराएंगे तो ये आ जाएगा 3 दूना 6, 3 तियाँ 9 और 3 सत्ते 21 और 3 एकम 3 और 2 5, 3 के बाद दशमलव है तो यहाँ भी 3 के बाद दशमलव लगा देंगे और बटे में क्या चल रहा है 12। इसे लिखेंगे यहाँ पर 441 गुणा, इसमें से बेटा घटा दो तो 6 का 4 लिख देंगे यहाँ पर और 8 यहाँ बचा 17, 17 में से 9 घटा तो 8 बचा और यहाँ 11, 11 में से 1 घटा तो यहाँ कुछ नहीं 0 लिख दीजिए और यहाँ क्या बचा 6, 6 में से 5 घटा तो 1 बचा, कितने के बाद दशमलव है 1 के बाद तो 3 दशमलव लगा दिया, बटे में क्या बचेगा यहाँ पर 12। आइए अब इसे सॉल्व करते हैं और 12 से इसमें भाग दे देते हैं। 441 गुणा जब इसमें भाग देंगे बेटा तो देखो 12 नेमा 108, बचा कितना कुछ नहीं 4 है, पहाड़ा पढ़ नहीं पाएगा 0 भेजेंगे 40 पढ़ेंगे, 12 तियाँ 36 फिर 40 आ जाएगा, 12 तियाँ 36, 12 तियाँ 36 यही आता रहेगा। दशमलव कितने के बाद 3 के बाद, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 में पढ़ा था ना तो 2 अंक में पढ़ नहीं पाया, 3 में पढ़ पाया था, 0 दशमलव यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है अब इसका पहाड़ा पढ़ लीजिए, 441 का पहाड़ा 0.9 में, चाहे आगे के पॉइंट छोड़ दीजिए, 441 गुणा 0.9, 9 का पहाड़ा इधर पढ़ लीजिए कि 9 एकम 9 और ये रहेगा 9 चौक
36 हासिल 3, 9 चौक 36 और 3 39। दशमलव कितने के बाद? 1 के बाद, तो 1 के बाद दशमलव लिख लेंगे। आंसर आ गया हमारा 396.9। हम लिख सकते हैं 397 सेंटीमीटर स्क्वायर। 397 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही क्या रहा? वृत्तखंड का क्षेत्रफल रहा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 4 कि एक डिब्बे में 4 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 5 हरे कंचे हैं। आइए इसे समझ लेते हैं। क्वेश्चन संख्या 4, इन्होंने ये कहा है कि लाल कंचे यानी कि जो रेड कंचे हैं वो दे रखे हैं 4। अगला कह रहा सफ़ेद कंचे यानी कि वाइट कंचे जो हैं ये दिए हैं बेटा 8, और हरे कंचे दिए हैं यानी कि ग्रीन कंचे दिए हैं 5। डिब्बे में लाल 4 कंचे हैं, सफ़ेद 8 कंचे हैं और हरे 5 कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया कंचा लाल है, हरा नहीं है। अच्छा ठीक है, कुल कंचे लिख लो। यहाँ पर क्या लिख लेंगे? कुल कंचे। कुल कंचे बराबर 4 8 12 और 5 17। कुल कंचे तो 17 हो गए। इसकी प्रायिकता निकालनी है कि कंचा लाल है। नंबर 1 लिख लेते हैं कि कंचा लाल है की प्रायिकता, कंचा लाल है की प्रायिकता, यानी जो निकाला गया कंचा है वो लाल ही होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? जो प्रायिकता निकालते हैं, लाल कंचों की संख्या, लाल कंचों की संख्या, और बटे में यहाँ लिख देंगे कि कुल कंचे। तो लाल कंचों की संख्या बेटा कितनी है? लाल कंचे यहाँ ढूंढ लेते हैं 4, और बटे कुल कंचे कितने हैं? 13। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? 4/13। और सेकंड क्वेश्चन इसी में कह रहा है, सेकंड में देखिए क्या कहा है कि हरा नहीं है, हरा नहीं है। तो हरा नहीं की प्रायिकता क्या होगी? यानी कि हरा नहीं है, यानी कि जब हमने इसे निकाला है तो हरा कंचा नहीं होगा। इसकी क्या प्रायिकता होगी? तो हरे वाले कंचे कम कर दीजिए, बाकी कंचों को जोड़ दीजिए। 8 और 4 12। ये कंचे कितने हैं जो हरे नहीं हैं? 12, और बटे में कुल कंचे कितने हैं? 17। लेकिन बेटा ये तो 17 आएगा नीचे, बटे में 17 है बेटा, तेरा कहाँ है? 17 है, तो 17, तो ये कितना आ गया? 12/17। ये प्रायिकता किसकी हो गई? हरा कंचा नहीं होने की, और ये प्रायिकता हो गई लाल कंचा होने की। तो इस प्रकार के छोटे छोटे से क्वेश्चन आते हैं। और वीडियो हमारी 28 मिनट की हो चुकी है। विद्यार्थियों, हमारे वीडियो को लाइक करें जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहता है, और वीडियो को पूरा देखा करें। कुछ ना कुछ आप सीख के ज़रूर जाएंगे, और परीक्षा में हूबहू बेटा ऐसे ही प्रश्न मिलते हैं। अगर वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो उम्मीद करते हैं कि टॉपर्स की लिस्ट में आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।